So very good morning all the participants on this Sunday morning. So we will be basically revising the provisions relating to CIRP. But before starting the session, if you have any queries, then you can ask and then we'll start. Pooja ji, do you have any queries, any particular queries on this CIRP? नहीं सर, अभी एज सच तो नहीं है। जैसे जैसे आप कहीं करेंगे ओके कवर तो फिर मैं बिल्कुल बता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग सेक्शन 4। ठीक है जी। तो सेक्शन 4 से क्या कहता है सेक्शन 4? दिस पार्ट shall apply to matters relating to insolvency and liquidation of corporate debtors. Minimum amount of default 1 lakh. Central government may by notification increase, but it shall not be more than 1 crore. And the central government has already issued a notification. ठीक है। For prepack also, they say it shall specify the minimum amount of default of higher value. So minimum amount they have specified as 10 lakhs for prepack. ठीक है। सेक्शन 4 तो क्लियर है। सेक्शन 4 में कोई क्वेश्चन नहीं सर। Now section 4 has to be read with regulations. Regulation 1 and 2. Now what is this regulation 1 and 2? If we click on this regulations, so they say in regulations what they say, क्या कहते हैं ये? Applicant this class of creditors. So whether there could be class of creditors in case of operational creditors. Operational creditors में कोई क्लास हो सकती है क्या? भाई जल्दी बोलो, यस या नो। हो सकती है नहीं हो सकती। ओके क्यों, क्या कहता है? क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मींस ए क्लास विद एटलीस्ट 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अगर ऑपरेशनल की करनी होती ना तो बोल देता एटलीस्ट 10 क्रेडिटर्स। क्या कह दिया? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स under clause B of subsection 6 of section 21 and the expression creditors in a class shall be construed accordingly. ठीक है। तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स किसकी हो सकती है? सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। और उसमें कितने होने चाहिए? मिनिमम 10। ठीक है। अच्छा, अब एक बार हम सेक्शन 21(6)(a)(b) को भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, क्योंकि ये क्लास ये 21(6)(a)(b) को रेफर कर रहा है। अब 21(6)(b) पर चलते हैं, एक बारी देखते हैं क्या कहता है ये। 21(6)(b) क्या है ये देखिए। 21 का ये आ गया 6A। ठीक है, तो 6A का ए क्या है? थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, तो 6A का ए क्या है? इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स। मतलब कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी ने कुछ डिपॉजिट्स इशू किए, एनबीएफसी है ना। एट द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी और एजेंट। हालांकि एनबीएफसी तो इसमें नहीं आएगी, आईबीसी में, वो तो फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में आ जाएगी। ठीक है, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए कुछ कंपनी हो सकती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स तो है ही ना, तो कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स आल्सो। सो इफ द कंपनी हैज इशूड सम सिक्योरिटीज, ठीक है, उसने कुछ बॉन्ड्स इशू किए या डिपॉजिट्स इशू किए, and the terms of the financial debt provide for appointment of a trustee or agent to act as authorized representative for all the financial creditors. Such a trustee or agent shall act on behalf of such financial creditors. ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ लिया आपने। अब इस पॉइंट में मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है जिसने डिपॉजिट्स इशू कर रखे हैं। ठीक है, अब डिपॉजिट इशू कर रखे हैं, तो डिपॉजिट इशू करने के बाद में टर्म्स में लिखा हुआ है एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब इस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स? नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी, वेरी करेक्ट। इसको फीस नहीं मिलेगी। इसकी फीस कहां से मिलेगी? अगर टर्म्स में लिखा है तो। ठीक है, जो टर्म्स में लिखा है उसके हिसाब से ही एक्ट करें। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है? इज ओड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, जो 21(6)(b) था।
यही था ना 21A6 भी। तो हाँ जी। 21A6 भी बोलता है इज ओड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर एज में बी स्पेसिफाइड। नंबर स्पेसिफाइड कितना कर दिया? 10, Yeah. है ना? अदर देन द क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर क्लॉज ए और सबसेक्शन 6 द आईआरपी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहां पर ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स यहीं पर उसको फीस मिलनी है। ये क्या करेगा? एक लिस्ट देगा ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कंटेनिंग द नेम ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब आप ये बताइए कि यहां जो ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर लिखा है, तो ये ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर बिलोंगिंग टू ए क्लास है, या जो क्लास से बिलोंग नहीं करते उसकी भी लिस्ट दे देगा? क्या करेगा ये? बिलोंगिंग टू अ क्लास जी। राइट। सारे की नहीं देगा? क्यों नहीं देगा सारे की? भाई मैं तो कहता हूं ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर लिखा है तो सारे की दे दो। सर लेकिन एप्लीकेशन तो उनके लिए लग रही है, बन रही है ना, कि उस हाँ क्लास में बिल्कुल, एआर कौन क्योंकि अपॉइंट देखो होगा। वर्ड क्या लिखा है, टू एक्ट एज देयर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ये वर्ड देयर से पता चल रहा है। जी। जो लिस्ट दे रहा है ना, वो किसके? उनका रिप्रेजेंटेटिव। जैसे डिपॉजिट सिक्योरिटीज वालों का तो रिप्रेजेंटेटिव है ही, वो पहले हमने देख लिया। उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहा वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। क्या हम्म। पहले के लिए एप्लीकेशन देनी है? इसके लिए इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट? नहीं, नहीं इसके लिए नहीं। कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, है ना? क्योंकि ये तो टर्म्स में लिखा ही हुआ है। जी। जो यहां पर है, बी में है, इसके लिए एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, इसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी है। और फिर ये क्या करेगा? ये एक लिस्ट दे देगा ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स containing the name of an insolvency professional other than the IRP to act as their authorized representative। अच्छा एक ये बताओ कि एक ही नाम देगा या एक से ज्यादा नाम देगा? तो ज्यादा, कम से कम 3। तीन मिनिमम। और हाँ मान जी। लो अगर 4 क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स हैं तो ऐसा भी हो सकता है ना, एक से ज्यादा क्लास ऑफ क्रेडिटर भी तो हो सकती है ना। तो पर हर क्लास के लिए सर हर क्लास के लिए तीन, वेरी 3 करेक्ट। रहेंगे। हर क्लास के लिए तीन तीन उसको नाम। और ये नाम कहां पर देगा ये? सबसे पहले इनका नाम कहां पर आएगा? पब्लिक अनाउंसमेंट में सर। पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया? तो क्या ये पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले एप्लीकेशन लगा देगा, या पहले पब्लिक अनाउंसमेंट में दे देगा बाद में एप्लीकेशन लगाएगा? क्या करेगा? सर पब्लिक अनाउंसमेंट तो 3 दिन के अंदर करनी है। हाँ, उससे पहले ही एप्लीकेशन लगानी है। पहले लगाएगा जी, तो पहले लगाएगा पहले लगाएगा। तभी तो होगा ना। हाँ जी। हाँ। भाई देखो, और ये क्लास ऑफ क्रेडिटर पता कैसे चलाएगा? इसको कैसे पता चलेगा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है? कोई ज्योतिषी है क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख करके, बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे ये देख, पहली तो बात ये है कि क्लास एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी क्लास ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंपनी में कोई जरूरी थोड़ी क्लास ऑफ क्रेडिटर हो, जी। है ना? तो बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, उसके बेसिस पर असर्टेन करेगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं होता क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। जो बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है, उसमें क्लास ऑफ क्रेडिटर तो लिखा नहीं होता, है ना? वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, उसमें से फिर असर्टेन करेगा। जैसे मान लो होम बायर्स का केस है तो वैसे ही पता चल जाता है भाई क्लास होती ही होती है इसमें तो, है ना? या डिपॉजिट्स वाला केस है, या कोई सिक्योरिटीज वाला केस है, तो उन चीजों में तो उसको पता चल ही जाएगा कि क्लास होती ही होती है ना? जी। हाँ जी। अगर उनकी कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स की, वो तो उस पे चलने देगा, है ना? उनका रिप्रेजेंटेटिव अपने आप आ जाएगा, उसकी फीस इसको देनी नहीं है। ये किसके लिए कर रहा है? अदर देन दोज कवर्ड अंडर क्लॉज ए और सबसेक्शन 6। ए को छोड़ दिया, मतलब अगर डिपॉजिटर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं उसके लिए एप्लीकेशन नहीं लगानी है। हम्म। अच्छा एग्जांपल दे सकते हो दो चार क्या, कि क्लास ऑफ क्रेडिटर क्या हो सकती है? भाई इसने कह दिया डिपॉजिटर्स तो हो नहीं सकते, सिक्योरिटी होल्डर्स भी नहीं हो सकते, बैंकर्स भी नहीं हो सकते, है ना? बैंकर तो क्लॉज सबसेक्शन 6 में आ गए। तो कौन से ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे? होम बायर्स। होम बायर्स तो है ही, होम बायर के अलावा मान लो कंपनी ने कोई पब्लिक इशू निकाला, उसके अंडर राइटर थे, तो वो अंडर राइटर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना?
वो सारे इसमें आ जाएंगे। मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो आ जाएंगे। कोई फैक्टर्स हैं, वो आ जाएंगे। इस तरह के लोग इस पे आते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल डेट में कवर्ड है वही फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा ना, जी। जी। है ना। और ये भी ध्यान में रखना है, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर का है, अदर क्रेडिटर में नहीं है इसमें। ना ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ना अदर क्रेडिटर, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो हमारा क्या स्कीम क्या बन गया? इसने पहले बुक्स देखी, बुक से ये देखा कि कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके बाद एप्लीकेशन लगा दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। उसमें सारी लिस्ट लगा दी, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, और नाम दे दिए कंटेनिंग द नेम ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन द आईआरपी। अब ये नाम ये पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद देगा, पहले नहीं दे रहा। ये पहले क्यों नहीं दे रहा और बाद में क्यों दे रहा, इसका भी आंसर मिलेगा आपको आगे। क्योंकि ये इसको चुनेंगे कौन, ये तो तीन आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा, ये तीन एआर को आइडेंटिफाई करेगा और उनका नाम पब्लिक अनाउंसमेंट में दे देगा। ठीक है। उन तीनों में से जब अपने लोग क्लेम फॉर्म भरेंगे, जो ये अपना पब्लिक अनाउंसमेंट के रिस्पॉन्स में क्लेम फॉर्म भरेंगे, तो उसमें दे देंगे भाई ये कौन सा हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और उसके बेसिस पर फिर ये जिसको भी हाईएस्ट वोट्स मिलेंगे उसको ये उसके लिए एप्लीकेशन लगा देगा टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। अब आपको ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, तो ये बातें मैं आपको बता देता हूं, रेगुलेशन 4 में मिल जाएंगी अब। ये है हमारा रेगुलेशन 4A। ठीक है। चॉइस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी कहानी है मैंने बताई अभी, ये सारी कहानी रेगुलेशन 4A में लिखी हुई है। क्या कहता है, ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स। तो आईआरपी पहले असर्टेन करेगा कि कोई क्लास या क्लासेस ऑफ क्रेडिटर है या नहीं है। ठीक है। फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडिटर्स इन क्लास ascertained under sub regulation 1 in the committee, the IRP shall identify 3 insolvency professionals who are not his relatives or related parties। तो एक तो ये देखना है इसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए और रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, और उनका एड्रेस कैसे होना चाहिए, इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी विच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेडिटर। जैसे मान लीजिए कंपनी में 1,000 होम बायर्स हैं। अब वो 1,000 होम बायर्स अलग अलग स्टेट्स में होंगे, तो वो देख लेगा किस स्टेट के मैक्सिमम होम बायर है ना, वहां से एक चुन लेगा। फिर जिसके उससे कम है उसमें से एक चुन लेगा, और फिर थर्ड में से अगर कोई नहीं है तो नियर बाई स्टेट से ले लेगा। ठीक है। तीन नाम इसको लेने हैं। ठीक है। एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर रेगुलेशन 3। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दो भाई हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है। जी। क्या दोनों के नाम दे सकता है वो? मेरा क्वेश्चन समझ गए आप? भाई उसको तीन नाम देने हैं, दो भाई हैं, दोनों के दोनों इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, तो क्या दो नाम इसमें वो दे सकता है एज ए आर या नहीं दे सकता? नहीं नहीं। नहीं दे सकता, नहीं दे क्यों? सकता। कहाँ लिखा सर है बात ये? ए पॉइंट क्योंकि में लिखा है नॉट हिज रिलेटिव्स और रिलेटेड राइट। पार्टीज। नॉट हिज का मतलब, हिज का मतलब आर तो आर आर पी। आरपी का रिलेटिव, और रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज किसकी? आपस में भी रिलेटेड पार्टी आपस हो में भी हो सकती है, सकता क्योंकि आईपीई की भी कॉन्सेप्ट है ना इसमें, है ना। तो रिलेटेड पार्टीज भी नहीं होनी चाहिए, एक आईपीई के दो पार्टनर भी नहीं हो सकते इसमें, वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी ना। है। एड्रेस भी हो गया, और नहीं है तो साथ वाली स्टेट से एलिजिबल भी होने चाहिए और विलिंग भी होने चाहिए, और इनकी कंसेंट भी ले लेगा। ठीक है। कंसेंट के लिए फॉर्म क्या है, फॉर्म AB। ठीक है। अच्छा एक और बात बता दीजिए कि जो एआर है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? एआर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? आरपी है, या सीओसी है, या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? भाई बहुत सीओ। आसान बात है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। क्योंकि इसने क्या है, तीन नाम दे दिए पब्लिक अनाउंसमेंट एप्लीकेशन में। तो वही ठीक है। करेगा। इन तीन नामों को पब्लिक अनाउंस उन लोगों ने चुन लिया आपस में, उनमें से जिसको हाईएस्ट वोट मिले। उसमें वोट शेयर की कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ नंबर की कॉन्सेप्ट है।
जिसको भी हाईएस्ट वोट्स मिल गए कि भाई इसको प्रेफर करते हैं हम, हम्म। उसका नाम वो दे देगा। अगर वो अदरवाइज क्वालिफाइड है तो वो अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये बात कहाँ लिखी गई है? देखो, पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर्म, ये तो पब्लिक आपका फॉर्म ए के अंदर आ गया। तो फॉर्म ए जो है, फॉर्म ए के अंदर अगर हम देख लें तो फॉर्म ए आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है जी? है जी? सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए। थोड़ा हाँ, बड़ा जूम करिए। इन कर दो। हाँ, जूम इन कर देता हूँ। ये नजर आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ हाँ। जी। तो इसमें देखो क्या लिखा, नंबर 13 पढ़ लीजिए। नेम्स ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आइडेंटिफाइड टू एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास, 3 नेम्स फॉर ईच क्लास। तो यहाँ तीनों नाम दे देगा। ठीक है। और वो क्या करेंगे, उनमें से एक को चुन लें। अब ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात आपको मिल जाएगी रेगुलेशन, ये 16A। ठीक है जी? तो रेगुलेशन 16A है इसके लिए। हम्म। रेगुलेशन 16A क्या बोलता है? रेगुलेशन 16A बोलता है द IRP shall select the insolvency professional who is the choice of the highest number of financial creditors। ठीक है। क्योंकि जो क्लास ऑफ क्रेडिटर है वो उसके लिए फॉर्म CA है, ये तो आपको ये। मालूम ही है ना? तो जिसके पास हाईएस्ट नंबर है उसको कह देंगे, उसको सेलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है। और अगर मान लो किसी ने फॉर्म CA भरा, जो पब्लिक अनाउंसमेंट में टाइम दिया हुआ है, कितना है आपका, 14 डेज में आपने क्लेम सबमिट करने, है ना, हाँ CIR। जी। तो अगर उसके बाद कोई भरेगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना? और IRP क्या करेगा, अप्लाई करेगा टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द AR सो सेलेक्टेड विद इन 2 days ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। ठीक है। मतलब 14 + 7, 21 days, provided that till the application for appointment of the authorized representative for a class of creditors is under consideration। अब आपने एप्लीकेशन तो लगा दी लेकिन अप्रूवल नहीं आया। आप एप्लीकेशन लगाओगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, सेम डे थोड़ी अप्रूवल आ जाएगा। हम्म। तो वो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपने सेलेक्ट किया है, ही सेलेक्ट एज IRP, इंटरिम रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ठीक है। और उसको सारे राइट्स होंगे, क्या, मीटिंग में अटेंड करेगा एंड शैल हैव सच राइट्स एंड ड्यूटीज एज दैट ऑफ एन AR। अब यहां पर आपसे पूछ लेगा भाई क्या फीस भी मिलेगी? द आंसर इज यस। क्योंकि क्या कह दिया, राइट्स और ड्यूटीज। ड्यूटीज। क्योंकि हो सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 1 महीना लगा दे अपॉइंटमेंट में, है ना? Any delay in appointment of the AR for any class of creditors shall not affect the validity of any decision taken by the committee। अगर मान लो कोई डिले हो गया तो उससे कोई फर्क, अच्छा। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। इसने अपॉइंटमेंट के लिए डाल दिया क्योंकि एग्जामिनर क्या चाह रहा है, एग्जामिनर चाह रहा है स्टूडेंट को कंफ्यूज करो। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया कि देखो जी, IRP ने एप्लीकेशन डाल दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इन द मीन टाइम इसने मीटिंग अटेंड कर ली, हो सकता है ना ऐसा? हाँ तो जी। अब ये बताओ कि उसको फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी? से मिलेगी। मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। वो क्योंकि आपका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो होगा नहीं। अगर देखो, अगर उसके डिक्लेरेशन में कोई गलती है तब तो बात है अलग, तो फीस नहीं भी मिलेगी उसको। लेकिन अगर उसके डिक्लेरेशन में कोई गलती नहीं है तो वो क्या कह रहा है, उसको एंटाइटलमेंट हो गई टू अटेंड द मीटिंग्स एंड सच राइट्स एंड ड्यूटीज एज दैट ऑफ एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही हमारे को सोचना है कि क्या क्या क्वेश्चन वो पुट कर सकता है। सारी बातें इसमें नहीं लिखी हुई है IBC में, इसके बियॉन्ड हमें जाना है। इसको तो हमने पढ़ लिया, बार बार घोट लिया इसको तो, है ना? इसके हाँ आगे जी। चलना है अपने को। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन द क्लास, अब देखो अगर रिप्लेसमेंट करना है तो कैसे होगा? रिप्लेसमेंट के लिए कैसे करेंगे? रिप्लेसमेंट के लिए कितने आदमी बोल सकते हैं? ग्रेट। नॉट लेस देन टेन टेन परसेंट परसेंट बोल एटलीस्ट सकते हैं। 10% ग्रेटर्स इन क्लास। ठीक है। तो वो कहेंगे भाई इसको रिप्लेस करो। ठीक है। और वो एप्लीकेशन लगा देंगे और सर्कुलेट कर देंगे रिक्वेस्ट को टू द क्रेडिटर्स इन ए क्लास, और एक वोटिंग विंडो अनाउंस कर देंगे ओपन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। ठीक है।
ये रिक्वेस्ट कौन सर्कुलेट करेगा? ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन्हें क्लास सर्कुलेट करेंगे या आईआरपी सर्कुलेट करेगा? सर आईआरपी। आईआरपी। क्योंकि क्या लिखा है, ये रिक्वेस्ट करेंगे आईआरपी या आरपी को, हु शैल सर्कुलेट, मतलब वो आईआरपी या आरपी सर्कुलेट करेगा और एक वोटिंग विंडो ओपन कर देगा फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। नाउ subject to clauses A and B of sub-regulation 2 of regulation 4A, जो हमने पहले पढ़ लिया, the IRP और RP the case में भी shall offer choice of at least 3 insolvency professionals to the financial creditors in the class, including such insolvency professionals proposed under sub-regulation 3A along with the existing authorized representative। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखा, वो ये कह रहा है सब्जेक्ट टू क्लॉज ए एंड बी ऑफ सब रेगुलेशन 4 ऑफ रेगुलेशन 4A, द आईआरपी और आरपी द केस में भी शैल ऑफर चॉइस ऑफ एटलीस्ट 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। रिप्लेसमेंट पर भी ये नहीं है कि नाम से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, 3 नाम देगा ये। हम्म। ठीक है, जो इन्होंने प्रपोज किया उसका नाम भी दे देगा और जो एग्जिस्टिंग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम भी दे देगा। ठीक है भाई, वो तो एक ही प्रपोज करेंगे ना, उन्होंने एक प्रपोज कर दिया कि भाई इसको रिप्लेस कर दो, ऑफ देयर चॉइस लिखा ना, ऑफ देयर चॉइस, उनकी चॉइस है, तो उनकी चॉइस पे ये क्या करेगा, ये अपने तरफ से 2 नाम और ऐड कर देगा, एक जो एग्जिस्टिंग है उसको भी ऐड कर देगा और भी ऐड कर देगा, जो भी लिखा है ए और बी में, मतलब जो भी नियरेस्ट है उस हिसाब से, मतलब एक किस्म से दोबारा इलेक्शन हो गया, आप ऐसा समझ लो, जैसे पहले भी 3 में से एक सेलेक्ट किया था ना, तो अब ये 3 में से एक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लिखा ना एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। हाँ जी। The resolution professional shall apply to the adjudicating authority for appointment of the AR who receives the highest percentage of voting share of financial creditors in that class। अब देखो यहां पर फर्क आ गया, यहां क्या कह दिया, वोटिंग शेयर आ गई यहां, वहां पर वोट शेयर नहीं है, दोनों बातों में फर्क है। जब पहले अपॉइंट हो रहा है वो नंबर के बेस पे अपॉइंट हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक अनाउंसमेंट में क्लेम फॉर्म भर रहे हैं, है ना, वहां वोट शेयर नहीं है, क्योंकि वहां वोट शेयर अभी बना ही नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप पूछे जी आप क्या कहते हो, जो पहले वाला है वो नंबर के बेस पे होगा या फिर वो भी वोट शेयर के बेस पे होगा? नहीं, वो नंबर के बेस पे है सर। एक सबसे बार दोबारा पढ़ लेते हैं उसको। इनिशियल अपॉइंटमेंट। हाँ, क्योंकि इनिशियल अपॉइंटमेंट में क्या कहता है ये, the IRP shall select insolvency professional, the IRP shall apply to the adjudicating authority within 2 days, provided that till the completion। अब हम 4 पे दोबारा चलते हैं, है ना, क्योंकि 4 में लिखा है वर्ड नंबर, यहां नहीं लिखा हुआ, 4 ही था ना, 4 है ये रहा। हाँ, क्या कहता है, 4 में कहता है बुक्स देख लेगा पहले, रिकॉर्ड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, 3 नाम दे देगा, आईआरपी शैल ऑब्टेन द कंसेंट। ठीक है, नंबर के बेस पे तो सिलेक्शन हो गया। अब मतलब ये है कि इसमें तो वो कहानी नहीं लिखी है इन्होंने, आगे चलते हैं 16 में ही चलते हैं, 16 में उसका आंसर शायद सर मिल फॉर्म सीए देख के पता लग सकता है। है। फॉर्म सीए के बेस पे नहीं, वहां से सीए में पता तो लग। कुछ नहीं पता चलेगा, सीए, एक मिनट, ये आप यहां देख लो ना, नंबर लिखा है ना, यहाँ नंबर लिख दिया, 60 day 1 में क्लियर कर दिया। 60 day 1 अगर हम देखें तो यहाँ नंबर लिख दिया, चॉइस ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट, नंबर लिख दिया तो नंबर ही जी। है ना। और लेकिन बाद में जब सेलेक्ट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, यहाँ वोटिंग शेयर हो रहा है। वोटिंग से लिखा है ठीक है जी, तो क्या है, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है ना। चलिए, द आईआरपी शैल प्रोवाइड
द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इन ईच क्लास टू द रिस्पेक्टिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो किसको दे देगा? जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है ये दे देगा रिस्पेक्टिव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और फिर क्या होगा? ये किससे कम्युनिकेट करेगा? ये कम्युनिकेट कर आईआरपी या आरपी कम्युनिकेट करेगा एआर से, और एआर कम्युनिकेट करेगा जो उसकी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है ना, इस तरह से चलेगा। लेकिन इसका कोई रोल नहीं होगा एआर का इन रिसीट और वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। क्लेम सीधे के सीधे उस, ऐसा नहीं कि क्लेम जो होम बायर्स के क्लेम है पहले एआर के पास आएंगे ना, ऐसा नहीं है। होम बायर्स के क्लेम भी सीधे आईआरपी या आरपी के पास ही आएंगे, है ना। लेकिन कोई मीटिंग करनी है, वो अपनी मीटिंग अलग कर लेगा पहले उनकी, फिर उनकी मीटिंग में क्या डिसीजन वो उसको लेकर के सीओसी की मीटिंग में आ जाएगा एआर। ठीक है। The IRP or RP other case may be shall provide electronic means of communication between the authorized representative and the creditors in that class. ठीक है जी। The voting share of a creditor in a class shall be in proportion to the financial debt, which includes an interest at the rate of 8% per annum unless a different rate has been agreed to between the parties. वोट शेयर कैसे निकालना है आपको? जो फाइनेंशियल डेट है और उसमें 8% लगा देना है। अगर 12% लिखा हो तो 12 लगा दोगे, अगर कुछ नहीं लिखा तो 8%। सर इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, कि इससे ज्यादा नहीं लेना? नहीं, यहां लिखा ना, यहां तो 8% अगर कुछ नहीं लिखा तो। नहीं, अगर लिखा जैसे हुआ है सर तो ठीक अगर है। उनके कोई एग्रीमेंट में कुछ हो रखा है तो उसके लिए कोई मैक्सिमम रेट भी है अदर या मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, अगर वो एक्सटॉर्शनेट में आ जाएगा तो अलग बात है। अगर एक्सटॉर्शनेट में आ गया हाँ तो अलग जी। सिचुएशन। मैं मान लो 50% लिखा, ठीक है, थियोरेटिकली, तो फिर क्या होगा? फिर वो आपको एक्सटॉर्शनेट में कवर हो जाएगा। और नॉर्मल लिखा है 12%, 18%, देन इट्स ओके। ठीक है जी, चलिए ये नेक्स्ट। द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फीस फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द कमिटी अटेंडेड बाय हिम इन द फॉलोइंग मैनर। तो इनकी फीस कैसे होगी? ये फीस नंबर ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर डिपेंड है। नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास, अगर 10 से 100 है, फीस पर मीटिंग इतनी है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल सकता है? वो डाल सकता है जी कि नंबर ऑफ होम बायर्स इन द क्लास वर 100, but only 5 home buyers attended the meeting। ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए कि नंबर ऑफ होम बायर्स इन द क्लास वर 500, बट ओनली 100 होम बायर्स अटेंडेड द मीटिंग। तो उसमें क्या फीस मिलेगी? 40,000 सर। है जी। हाँ, 40,000। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ क्रेडिटर के ऊपर है, वो एक्चुअली कितने ने मीटिंग अटेंड की उसके ऊपर नहीं है, पर वो कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है ना। इस जी। तरह से अपने को सोच के चलना है भाई, हर तरह से अपने दिमाग को घुमा लेना है, जैसे मर्जी पूछ ले, हमारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन क्लास 10 to 100, 101 to 1000 और मोर देन 1000, 30, 40, 50। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्या कहा था? हमने कहा था भाई ये अपनी मीटिंग भी करेगा, है ना, सब मीटिंग टाइप। The authorized representative shall be entitled to receive fees for every meeting of the class of creditors convened by him in the following manner। ठीक है। अच्छा, मीटिंग के पैसे तो मिल गए, क्या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी मिलेंगे? भाई जैसे 500 होम बायर्स थे, ठीक है, आपने कह दिया जी 40,000 मिल जाएगा पर मीटिंग का। अब ये तो रहता मुंबई में, सीओसी की मीटिंग हो रही है दिल्ली में, वो कहते हैं भाई फ्लाइट आ जाओ, चले जाओ, होटल में रह लेना। तो क्या वो सब 40,000 में ही हो जाएगा या उसको अलग से मिलेंगे पैसे? पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ जी, पैसे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सीआईआरपी कॉस्ट की डेफिनेशन में। जब आप सीआईआरपी कॉस्ट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा हुआ कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ एआर, है ना। चलिए, अब पर मीटिंग दो मीटिंग्स के लिए वो ऑथराइज्ड है, और ये फीस है इसकी 10, 12 और 15।
The payment of fees to the authorized representative shall be part of insolvency resolution process cost in respect of 2 meetings with the creditors he represents. 2 मीटिंग वाली कॉस्ट तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। अब बात यह कि 2 से ज्यादा मीटिंग कर ली तो क्या होगा? अगर कोई एडिशनल मीटिंग है तो उसके लिए सीओसी की अप्रूवल चाहिए। अगर सीओसी की अप्रूवल नहीं होगी तो फिर वो कॉस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। The authorized representative shall circulate the agenda to creditors in a class and may seek their preliminary views on any item in the agenda to enable him to effectively participate in the meeting of the committee. ठीक है। तो एआर क्या करेगा? सर्कुलेट कर देगा एजेंडा टू क्रेडिटर्स इन ए क्लास, और उनके पहले क्या देगा भाई? अपना पहले प्रिलिमिनरी मन बना लो कि देखो भाई इसमें इस पॉइंट पर वोटिंग होने वाली है, तो पहले आप अपना एक आपस में ओपिनियन बना। देखो ये सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं मिल रहे हैं फिजिकली, तो ऑनलाइन उनको इसके लिए भी वोटिंग विंडो प्रोवाइड करा देता है ना। वो एक्चुअल वोटिंग नहीं मानी जाती, वो इसलिए कि भाई हाँ हम इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते, इस तरह से। चलिए ये provided that the creditors shall have a time window of at least 12 hours to submit their preliminary views। 12 घंटे मिलेंगे उनको पहले अपना एक प्रिलिमिनरी व्यू बनाने के लिए। एंड द सेट विंडो opens at least 24 hours after the authorized representative seeks preliminary views। तो प्रिलिमिनरी व्यूज के 24 आवर्स बाद ही फिर वोटिंग विंडो ओपन होगी। ठीक है। Provided further that such preliminary views shall not be considered as voting instructions by the creditors। मतलब 2 बार वोटिंग कर रहे हैं इनडायरेक्टली, एक तो प्रिलिमिनरी व्यूज पर और एक फिर जो वोटिंग हो रही है उनकी। ठीक है। द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल, इसका क्या काम है? असिस्ट द क्रेडिटर्स इन ए क्लास ही रिप्रेजेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्कशंस एंड कंसिडरेशंस ऑफ द कमिटी मीटिंग्स एंड फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारा ये इसको बताएगा। Review the contents of minutes prepared by the RP and provide his comments to the RP if any। Help the creditors in a class he represents during the consultations made by the RP to prepare a strategy for marketing of the assets of the corporate debtor। ठीक है। Work in collaboration with the creditors in a class he represents to enhance the marketability of the assets of the corporate debtor। Assist the creditors in a class he represents in evaluating the resolution plans submitted by the resolution। क्योंकि देखो इन्होंने भी तो वोट करना है ना रेजोल्यूशन प्लान पे, तो उनको हो सकता है नहीं समझ में आए, तो ये उनको समझा देगा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली तो सीओसी की मीटिंग में आ नहीं रहे, है ना। ये तो अपना वोट किसको बता रहे हैं? एआर को। और एआर मीटिंग में सिर्फ एआर जा रहा है, मीटिंग में ये सारे बंदे नहीं जाएंगे, और एआर उनके बिहाफ पर ही वोट करेगा। Ensure that creditors in a class he represents have access to any information or documents required to form an opinion on issues discussed in the committee meetings। ठीक है। तो कोई भी इशू डिस्कस करना है तो क्रेडिटर्स इन क्लास के पास इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपडेट रेगुलरली द क्रेडिटर्स इन क्लास ही रिप्रेजेंट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द CIRP। मेक सजेशंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान as may be required by the creditors in the class he represents। Record proceedings and prepare the minutes of the meeting with the creditors in a class he represents। Act as representative for the creditors in a class he represents in representation before the adjudicating authority, NCLAT and other regulatory bodies। तो कहीं अगर रिप्रेजेंट करना है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को, कौन जाएगा? AR। ठीक है। The provisions regarding minutes of meeting shall apply mutatis mutandis। Creditors in a class may propose any additional responsibility upon the AR। ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए कमिटी विद ओनली क्रेडिटर्स इन ए क्लास। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें सिर्फ क्लास ऑफ क्रेडिटर ही है, बाकी कोई नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है। अगर सिर्फ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ही है तो क्या होगा? उस मीटिंग में 2 ही बंदे होंगे, एक तो IRP या RP और दूसरा AR। ठीक है। एक नई कॉन्सेप्ट आई, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर देखें, इससे पहले हमने क्या समझा? अभी हमने ये समझा कि वोटिंग जो है, वोटिंग इज बीइंग डन बाय द AR ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रिप्रेजेंट्स। नाउ आई पुट ए क्वेश्चन बिफोर यू। ठीक है। देयर आर 1000 होम बायर्स। आउट ऑफ दोज 1000 होम बायर्स only 800 came to the meeting which was convened by the AR। ठीक है। Only 800 out of that 1000 came to the meeting।
नाउ आउट ऑफ 800, 600 आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड 400 आर अगेंस्ट द 200 आर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, फेल माना जाएगा, कितना वोट शेयर होगा, और यही है टोटल, ठीक है। समझ गया आप मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि देर आर 1000 होम बायर्स, ठीक, आउट ऑफ दोज 800 अटेंडेड द मीटिंग convened by the AR. Out of 800, 600 are in favor of passing the resolution और 200 are against. तो अब कितनी परसेंट वोट माना जाएगा इसका? तो 75। 75 हो गया ना? ये हो जाएगा आपका 75। 600 बाई 800। अब जो 600 बाई 800 है वो जितना भी परसेंटेज आ गया वो मान लो। जी 800 का 75% है ना जी? हाँ ठीक है जी, अब वही हो गया 75 हो गया, ठीक है। 600 बाई 800, क्योंकि क्या कहता है, दोज हु हैव कास्ट देयर वोट, ठीक है। लेकिन अगर यही रेजोल्यूशन फॉर विड्रॉल होता, फॉर 12 होता, 12 पर भी तो वोट 90, करते हैं ना उम्र, तो उस 90%, केस में क्या होता? 90% एटलीस्ट। 90% होता जी। नहीं, इसमें कितनी परसेंटेज मानी जाती इस सिचुएशन में? उसमें मानी जाती है आपकी 600 बाई 1000, मतलब 60%। तो 12 के लिए डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन है, अदर देन 12 के लिए डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन। अब कहोगे, आप कहोगे भाई ये बात कहाँ लिखी गई है, तो ये बात लिखी गई है आपकी 25 में। हम्म, ये सेक्शन 25A, सेक्शन 25A सब सेक्शन 3 है, जो हमने बात अभी डिस्कस की वो बात यहां लिखी गई है। 3A में क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 में तो बोला कि जिस जैसे उन्होंने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, वैसे ही ये वोट करेगा। अब यहां पर क्या कह रहा है? वहां पर ये कह रहा है shall cast his vote on behalf of all the financial creditor he represents in accordance with the decision। ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो अंडर सबसेक्शन 6A है, वो कैसे वोट कास्ट करेगा? मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स हु हैव कास्ट देयर वोट। मतलब ये कि अगर मोर देन 50% है तो 100% मान लिया जाएगा, ठीक है। ओके। अब ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे 1000 होम बायर्स हैं, 1000 होम बायर्स में से 800 ने वोट कास्ट किया, 200 ने, 200 एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। अब 800 में से 600 ने फेवर में वोट कर दिया, इसका मतलब मोर देन 50% ने फेवर में वोट कर दिया, यही हो गया ना। हाँ जी। इसका मतलब क्या कि 1000 ने फेवर में वोट कर दिया, 1000 के 1000 होम बायर्स ने फेवर में वोट किया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, हम्म। ठीक इसमें है। फिर एआर जो करेगा सर वो 100% ही करेगा ना फिर? हाँ हाँ, मतलब उसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि जितना भी होम जी। बायर का शेयर है, भाई होम बायर का भी शेयर होता है ना, मान लीजिए दूसरे दूसरे वोटर भी हैं होम बायर के अलावा, बैंकर भी हैं, होम बायर्स भी हैं, ऐसा भी होता है ना। तो हाँ अगर मान जी। लो होम बायर्स का शेयर 40% है, तो ये मान लिया जाएगा कि 40% ने फेवर में वोट किया। तो वोटिंग शेयर पर मैंने एक एक्सेल की शीट भी बना रखी है और एक रिकॉर्डिंग भी होगी उस पर, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे। वोटिंग शेयर पर ना एक कैलकुलेशन की पूरी शीट बना रखी है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है इसकी वोटिंग की। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये पहले ये बता दीजिए 25A का 3A, हाँ जी। है ना। जी। प्रोवाइड दैट फॉर ए वोट टू बी कास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A, मतलब अगर 12A की एप्लीकेशन है तो द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल कास्ट हिज वोट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। तो वो कह रहा है कि 3 के हिसाब से वोट करेगा। और 3 में क्या लिखा है? 3 में लिखा है कि द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। और अगर एक ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेवरल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे उनसे इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुई वैसे ही वोट करेगा।
अगर मान लो प्रायर इंस्ट्रक्शन बोर्ड नहीं मिली किसी से, तो क्या होगा? ही शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच क्रेडिटर, तो उस क्रेडिटर के लिए वो वोट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो 3 में लिखा। और 3A में क्या लिख दिया? 3A में लिख दिया कि अगर होम बायर्स का केस है, तो होम बायर्स के केस में अगर मोर देन 50 किसका, वो हैव कास्ट देयर वोट। ठीक है भाई, जिन्होंने भी वोट कास्ट किया उसमें से अगर मोर देन 50 यस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 100 के 100% यस बोल रहे हैं, मतलब ये। ठीक है, लेकिन 12A में आप इंडिविजुअल काउंट करो। ठीक है जी। और authorized representative shall file with the committee of creditors any instructions received by way of physical or electronic means from the financial creditor he represents for voting in accordance therewith, to ensure that the appropriate voting instructions of the financial creditors he represents is correctly recorded। भाई ऐसा भी हो सकता है ये झूठ ही बोल रहा हो, तो वो क्या करेगा? वो फाइल करेगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस उसको मिली हैं, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना, ताकि जो अप्रोप्रिएट वोटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो करेक्टली रिकॉर्ड हो जाएं। अब हम चल रहे थे एक नई कॉन्सेप्ट में, वो नई कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटर। ये क्या चीज है, ये और देख लेते हैं। ठीक है जी। 16C, 16C क्या बोल रहा है? अब इससे पहले, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर से पहले, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एआर से रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा। अब हमने एआर को पूरा डिस्कस कर लिया, है ना, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका कोई भी सवाल है एआर से रिलेटेड तो वो बता दीजिए। नहीं सर। एआर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? ए को। हाँ, यही को देगा नेचुरली, थ्रू आरपी ही देगा। आरपी को भी बताएगा तो सही ना हो, बट ये एड्रेस करेगा वो ए, क्योंकि उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। भाई देखो, आप रिजाइन किसको देते हो? जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? ए। ए। अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स, ये नई कॉन्सेप्ट आई है। क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास एक्सीड्स 1000। अगर 1000 से एक्सीड करता है, ओनली देन दिस फैसिलिटेटर विल बी अपॉइंटेड। ठीक है, और कितने होंगे? नंबर ऑफ फैसिलिटेटर शेल नॉट एक्सीड 5। फाइन। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं होंगे। और इनको कौन रिकमेंड करेगा? और फीस कितनी होगी? फीस होगी 20% ऑफ द फीस ऑफ एआर। एआर की फीस हमने देखी ली, तो एआर की फीस का 20% इनको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर ईच सब क्लास, एक फैसिलिटेटर की फीस कितनी होगी? 20%। और 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो पांचों की फीस मिलाकर के कितनी? एआर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और कब होगा? वेयर द नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास एक्सीड 1000। अगर 1000 से एक्सीड नहीं, इसका मतलब अगर 1000 भी है तो भी फैसिलिटेटर पॉइंट नहीं होगा। एक्सीड्स लिखा है, एक्सीड्स का मतलब 1001 होने चाहिए। एक मिनट में पानी पी लो जरा, मैं इसको जरा पॉज कर देता हूँ। यस, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स वेयर द नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास एक्सीड्स 1000। ठीक है, The committee may direct the IRP or RP, as the case may be, to appoint an insolvency professional। पहली बात तो ये फैसिलिटेटर भी आईपी ही होना चाहिए, अदर देन द आईआरपी, आरपी एंड एआर, or any other person as facilitator for a subclass within the creditors in a class, subject to the following conditions। कमिटी इंस्ट्रक्ट करेगी, कमिटी डायरेक्ट करेगी आईआरपी या आरपी को कि भाई एक फैसिलिटेटर अपॉइंट कर लो जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना चाहिए। ना वो आईआरपी हो, ना वो आरपी हो, ना वो एआर हो, इनके अलावा होना चाहिए। ठीक है, पहला, द अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी। फर्स्ट मीटिंग के बाद ही होगा ये अपॉइंट। ए सब क्लास कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास। ठीक है, मतलब 100 क्रेडिटर्स हैं, उसमें से एक सब क्लास। उन्होंने रिक्वेस्ट किया फॉर इंक्लूजन ऑफ एन एजेंडा फॉर सच अपॉइंटमेंट अलोंग विद द नेम ऑफ द प्रपोज्ड फैसिलिटेटर। अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा
कि क्या सब क्लास कहीं डिफाइंड है। भाई सब क्लास वर्ड तो यूज कर रहे हैं, तो क्या वर्ड सब क्लास डिफाइंड है कहीं। पहले तो हमें सब क्लास का मीनिंग देखना पड़ेगा ना, तो हम डेफिनेशन में चेक करते हैं दिया हुआ है या नहीं। या तो डेफिनेशन में दिया होगा, या इसी में कहीं फुट नोट वगैरह में लिखा होगा, दो ही बातें हो सकती हैं, है ना। तो यहां पर तो देखो सब क्लास का मतलब लिखा नहीं है ना। यहां तो कोई लिखा नहीं, क्लास का मतलब तो लिख दिया, लेकिन सब क्लास नहीं लिखा। अब हम दोबारा वहीं चलते हैं, यहां तो कुछ मिला नहीं। हम्म। तो फर्स्ट मीटिंग के बाद में क्या होगा। सब क्लास कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स, मतलब सब क्लास में कितनी होनी चाहिए, 100 क्रेडिटर कम से कम होने चाहिए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट। मान लो 5000 है, 5000 में से 100 रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया एक फैसिलिटेटर अपॉइंट कर दो, तो फिर एक एजेंडा आइटम आ जाएगी फॉर सच अपॉइंटमेंट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द प्रपोज्ड फैसिलिटेटर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटेटर शेल नॉट एक्सीड 5, and fees for facilitator for each subclass shall be 20% of the fees specified for the AR, and such fees shall be part of the insolvency resolution process cost. The committee may replace the facilitator on the recommendation of a majority of the members of the subclass. अब बात देखो ये कि क्या ये भी अपॉइंटमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जानी है या नहीं जानी, फैसिलिटेटर। हाँ जी। फिर जानी है। क्यों, यहां तो कुछ नहीं लिखा। यहां तो कह दिया भाई देखो रिकमेंड कौन कर रहा है, एक सब क्लास होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 100 फाइनेंशियल क्रेडिटर होने चाहिए। 100 ने रिकमेंड किया, भाई पहली मीटिंग हो गई सीओसी की, फर्स्ट मीटिंग के बाद में 100 क्रेडिटर ने कहा कि भाई हमारे लिए एक फैसिलिटेटर अपॉइंट कर दो, और नया एजेंडा आइटम आ गया, अल्लाह उनका नाम भी आ गया, टोटल 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फीस भी बता दी। ठीक है। और कमिटी में रिप्लेस द फैसिलिटेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सब क्लास। ठीक है। रिप्लेसमेंट की पावर किसको दे दी, कमेटी को दे दी। ठीक है। चलिए, इसके बारे में क्लैरिटी तो है नहीं, कहीं कहीं लिखा नहीं है डायरेक्टली, हाँ, क्लैरिटी। है ना। नाउ 16D, 16D क्या बोलता है एक बार ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा कहीं बात लिखी है क्या ये। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैसिलिटेटर। द रोल्स एंड देखो क्योंकि आईपी है, तो आईपी आईपीए और बोर्ड तो उसको गवर्न कर ही रहा है ना। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैसिलिटेटर्स शैल इंक्लूड दी फॉलोइंग। पहला, अब ये क्या है, ये क्लास मॉनिटर के नीचे सब मॉनिटर बन गया ये। एक होता है ना जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, ये सब मॉनिटर हो गया। ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेगा बिटवीन द एआर एंड क्रेडिटर्स ऑफ द सब क्लास। ठीक है। अटेंडिंग द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी एज ऑब्जर्वर्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन रिस्पेक्ट क्रेडिटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब क्लास। ठीक है। अब ये कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग्स ऑफ द कमिटी लिखा है एज ऑब्जर्वर्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेडिटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब क्लास। तो मतलब या ये सीओसी मीटिंग में जाएगा, ये कमेटी कौन सी बात कर रहा है, ये मीटिंग्स ऑफ द कमिटी कौन सी कमेटी, सीओसी या कुछ तो और। जो हाँ जी, सीओसी सीओसी की ही बात कर रहा लगता है, क्योंकि ये जा रहा है उसमें एज ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्वर। क्योंकि एआर जो है वो तो एज एआर जा रहा है, ये जाएगा एज ऑब्जर्वर। वैसे भी 5 से ज्यादा तो है नहीं, है ना, मैक्सिमम 5 है, तो ये भी चले जाएंगे उस मीटिंग में। Providing information and clarification to the creditors in a subclass about the insolvency resolution process as per the advice of the AR and any other task assigned by the committee to improve representation and communication। ठीक है। सर तो ये फैसिलिटेटर जो है ये एआर जो मीटिंग्स करेगा वहां पे भी जा सकता है। जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता।
देखो ऐसा है ना, ए आर जो है वो तो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक जी। सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो 5,000 होम बायर्स हैं, तो ए आर तो 5,000 की मीटिंग लेगा। उस हाँ 5,000 जी। में से 500 ने ये कहा कि भाई हमारे लिए एक फैसिलिटेटर अपॉइंट कर दो, तो उन 500 का ये बन गया। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में 4 टावर है, तो वो तो चारों टावर का बन गया ए आर, ये बन गया टावर वाइज। हाँ जी। इस तरह से, है ना जी। चलिए, जी। अब हम चलते हैं, कोई और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या करें कि ना, जो अभी रिसेंट चेंजेस आई हैं उनको एक बार देख लेते हैं, है ना। जो सीआईआरपी रेगुलेशंस में रिसेंट चेंजेस आई हैं, क्योंकि उस पे सवाल पूछने के चांस ज्यादा है। एक मिनट। हम्म। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं जरा ना इसको, सबसे पहले चेंज कहाँ आई आपकी, डिटेल्स ऑफ डेट, डिफॉल्ट एंड लिमिटेशन, इसमें चेंज आई है। अब ये चेंज कहाँ है, उसके बाद में कस्टडी एंड कंट्रोल में। कोई बता सकता है कि डिटेल्स ऑफ डेट, डिफॉल्ट और लिमिटेशन में क्या चेंज आई है? अभी जो रिसेंटली सीआईआरपी रेगुलेशंस चेंज हुए, उसमें ये चेंज कहाँ पर है, डिटेल्स ऑफ डेट, डिफॉल्ट एंड लिमिटेशन। देखो एक हिंट तो ये है कि सेक्शन में तो कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है, तो जो नहीं भी हुआ। अमेंडमेंट हुआ रेगुलेशंस में ही हुआ है ना। इतना तो हमें मालूम ही है। तो हाँ अब ये बात क्या कहता है, सबसे पहली अमेंडमेंट आई आपकी रेगुलेशन नंबर 2D, ठीक है। 2D पर चलते हैं हम लोग। 2D, दोबारा अपनी पीपीटी पर चलते हैं। ठीक है जी, मैंने वो पीपीटी खोल के रखी है बैक बैक में, तो मैं वहां से देखता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा आपको कहाँ कहाँ चेंज आई। ये है आपका 2D, 2D। ये है 2D। हाँ जी। तो 2D में क्या कहता है, 2D में कहता है डिटेल्स ऑफ डेट, डिफॉल्ट एंड लिमिटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और 9। वो ये कहता है कि while filing an application under section 7 or 9, the financial creditor or the operational creditor, as case may be, shall also submit along with evidence chronology of the debt and default। मतलब डेट वाइज देगा वो डेट, इंक्लूडिंग द डेट व्हेन द डेट बिकेम ड्यू, date of default, dates of part payments if any, date of lost acknowledgement of debt and the limitation applicable। तो ये सारी चीजें आपको, जब आप सेक्शन 7 या 9 की एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपको ये चीजें देनी है। ठीक है। लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब क्या सर? लिमिटेशन एज पर लिमिटेशन लिमिटेशन। मतलब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि ओके। देखो ये क्या है, जितने भी कॉन्टेंशियस इश्यूज थे ना, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते थे, उन्होंने क्या किया, उन सबको रेगुलेशंस में डाल दिया। अब आईआरपी आरपी को देखना है ये बातें, भाई वहां क्या होता था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है कि नहीं है ना, डेट के बारे में कंफ्यूजन हो जाता था, डिफॉल्ट के बारे में, लिमिटेशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन के टाइम पर ये क्लैरिटी दो भैया आप, ठीक है, तो इनके ऊपर डाल दी ये बात।
सबसे पहली चेंज यहां पर आएगी, रेगुलेशन नंबर 2D। उसके बाद में अगला रेगुलेशन जो है जिसमें चेंज आया वो है हमारा कस्टडी एंड कंट्रोल। ठीक है, तो कस्टडी एंड कंट्रोल क्या है? कंट्रोल कहाँ पर सर, वो किसमें है? रेगुलेशन नंबर 12। 12 में क्या है? एक मिनट, एक मिनट। नहीं 12 सर, तो इसमें नहीं है। कल तो नहीं है। हम्म। कल तो कॉस्ट ऑफ क्लेम के बारे में कहता है। हम्म। तो कस्टडी एंड कंट्रोल कहां पर है? ये हो ही गया हमारा। सर 3A में है। है 3A में? 3A। कैसे? हाँ। 3A, 3A तो कहता है असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन बाय द पर्सोनल ऑफ द। हाँ हाँ, उसमें वो उसको बढ़ा दिया ना इन्होंने, इसको इन्होंने काफी इलेबोरेट कर दिया। होता क्या था कि इश्यूज वर कमिंग इन कस्टडी एंड कंट्रोल। कई बार क्या होता, मान लो मैनेजमेंट है ही नहीं, वहां ताला लगा हुआ है, कंट्री छोड़ के भाग गए, जेल में है ना, या फिर कोऑपरेट नहीं कर रहे, या एसेट्स मैच नहीं कर रहे। एसेट्स में लिखा हुआ है 50 टन, वहां पर है 10 टन, है ना। तो ये सब बातें। अब होता क्या था, ये सीधे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंचते थे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहती है भाई देखो पहले तो मुझसे तो पूछो मैनेजमेंट से, अगर वो है तो वहां। हम्म। ये कहानी कह रही है, और उसका डॉक्यूमेंट बनाओ, जिनके सामने आपने कस्टडी ली उनके नाम भी लगाओ विटनेसेस में। ये सारी बातें, ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं? रेगुलेशन 3A में। असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन बाय द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, द IRP और RP other केस में भी shall take custody and control as specified under this regulation from the personnel of the corporate debtor। ठीक है, its promoters or any other person associated with the management। तो इनसे ही कस्टडी एंड कंट्रोल लेना है इसको तो। ये ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या? भाई कस्टडी किसकी होती है? रिकॉर्ड्स की और बैलेंस एसेट्स की। ठीक है ना, तो रिकॉर्ड ले लेगा रिलेटेड टू एसेट्स, फाइनेंसेस एंड ऑपरेशंस और एसेट्स जो भी रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में। भाई बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री है बता दो, हमारे को दे दो फिजिकल, है ना। Personnel of the corporate debtor, its promoters, or any other person associated with the management of the corporate debtor shall provide to the IRP or RPA, the case में भी, a list of assets and records। तो कस्टडी एंड कंट्रोल के टाइम पर एक लिस्ट बना करके देगा। ठीक है, while handing over their custody and control, and the IRP or RP may, after taking such custody and control, if deemed necessary, identify persons in whose possession these assets and records will be held। तो वो आदमियों के नाम आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई जिनके, क्योंकि अपने घर तो ले नहीं जाएगा वो रिकॉर्ड सारे, है ना। कस्टडी एंड कंट्रोल के बाद भी रहेंगे तो कंपनी में ही ना। तो वो क्या करेगा, ही विल आइडेंटिफाई दी पर्संस कि भाई तुम आप जिम्मेदार हो गए, इसकी में कुछ गड़बड़ हो गई तो। ठीक है, वेयर एनी एसेट और रिकॉर्ड हैज नॉट बीन हैंडेड ओवर, कोई रिकॉर्ड हैंड ओवर नहीं किया या एसेट हैंड ओवर नहीं किया, या लिस्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर सब रेगुलेशन 2, दी IRP और RP एट द केस में ये खुद ही लिस्ट बना ले। भाई वहां पर मान लो कोई है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये खुद ही लिस्ट बना लेगा। List of assets and records while taking custody and control and records, and the IRP or RP may, after taking such custody and control, if deemed necessary, identify persons in whose possession these assets and records will be held। ठीक है। तीसरा, each list of assets and records under sub-regulation 2 and 3 shall be signed by the parties present and by at least 2 individuals who have witnessed the act of taking control and custody। ठीक है, तो 2 विटनेसेस भी होंगे, 2 इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये चीजें 92 के एप्लीकेशन में काम में आएंगी, है ना। ये कहते थे जी कस्टडी एंड कंट्रोल नहीं मिला, एप्लीकेशन लगाए थे। भाई तुमने क्या किया, तुमने किसी के सामने कस्टडी ली, कोई लिस्ट उन्होंने दी या तुमने बनाई, वो सब चीज अब ये इनके ऊपर डाल दिया। द IRP और RP द केस में भी shall requisition from the personnel of the corporate data, its promoters or any other person associated with the management of the corporate data in the case में भी information relating to assets, finances and operations of the corporate data
referred to in clause A of section 18 and such information required under regulation 36 which were required to be maintained by the corporate debtor but have not yet been handed over. ठीक है, the IRP और RPI केस में भी shall requisition assets which are not recorded, which are recorded in the balance sheet and whose custody has not been handed over. बैलेंस शीट में कार दिखा रखी है, कार यहाँ है नहीं, बैलेंस शीट में स्टॉक दिखा रखा है, यहाँ स्टॉक है ही नहीं, है ना, तो ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई जिसकी कस्टडी इसको नहीं मिली बैलेंस शीट में है ना। एन एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट 19(2) की जब एप्लीकेशन लगाओगे, एन एप्लीकेशन मेड अंडर, इसका यही कारण है कि ये सब रेगुलेशन में आया। An application made under subsection 2 of section 19 in respect of failure to provide any asset or record as requisitioned under the code and this regulation shall show presence of such asset or record in the notice of requisition. वो कहेगा देखो जी मैंने तो मांगा था, रिक्विजिशन में था, लेकिन जो हैंड ओवर किया उसमें नहीं है, है ना, 92 के एप्लीकेशन लगाने से पहले। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चेंज पर। नेक्स्ट चेंज एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट चेंज कौन सा आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज हमारा आया वो कहा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सेपरेट बैंक अकाउंट होगा हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। ये बात कहां लिखी गई है, निशा जी बताएंगे? सेपरेट बैंक अकाउंट होगा फॉर ईच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। उसके बाद में हैंडिंग ओवर पोजीशन, इसके ऊपर चेंज आया। सबमिशन ऑफ क्लेम्स टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ, ये पहले हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिशन ऑफ क्लेम्स टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ RFRP। तो ये डेट चेंज हो गई। अब क्या कह दिया इन्होंने, इन्होंने कह दिया भाई देखो ऐसा है, पहले क्या होता था, आपको 14 डेज में क्लेम फाइल कर सकते थे या मैक्सिमम विद इन 90 डेज। अब देखो कह रहा है कि भाई 14 डेज में क्लेम आपका नहीं आया, ठीक है, 90 डेज में भी नहीं आया। 90 डेज के बाद में अगली टाइमलाइन कौन सी है, बिफोर द रिक्वेस्ट ऑफ इश्यू ऑफ RFRP। RFRP की डेट तक भी नहीं आया आपका, तो फिर क्या होगा, फिर वो कहता है कि अगर मीटिंग रिक्वेजिशन है फॉर वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन प्लान, उससे पहले आ गया आपका 7 days। तो भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब वो कैसे कंसिडर करोगे, वो सारी कहानी इसके अंदर लिख रखी है, वो COC को पावर दे दी एक्चुअली। तो थोड़ा जूम कर दीजिए। अभी करते हैं। ये कर दिया यहां पर, ठीक है, ये आपका रेगुलेशन नंबर 13 में आ गया। 13 में काफी चेंज आए। 13 में क्या कहा, 13 में ये कहा, यहां से शुरू होता है, वेरिफिकेशन। हाँ, The IRP और RPI the case में भी shall verify every claim as on the insolvency commencement date within 7 days। 14 डेज में क्लेम आएगा, 7 डेज में वेरीफाई करेगा, इतना तो हमें पता ही है। अब आगे चलते हैं। Where the IRP और RPI the case में भी does not collate the claim after verification। मतलब कोलेट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है भाई एडमिट या रिजेक्ट, कोलेट क्या क्या मतलब होता है, कोलेट का मतलब होता है आपने साइड बाय साइड दो चीजों को रख दिया, आपने वर्ड एडमिटेड भी रखा और सबमिटेड भी रखा। RP कभी भी क्लेम को रिजेक्ट नहीं करता, वो दोनों फिगर साथ में लेके चलता है, क्लेम सबमिटेड, क्लेम्स एडमिटेड। जो एडमिटेड है उसके बेसिस पे COC में शेयर मिल जाता है, और वो अगर कई बार ऐसा होता है ना, पूरे का प्रूफ पहले नहीं दे पाता, बाद में जिसका प्रूफ दे देगा वो क्लेम्स को अपडेट कर देगा, नहीं तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा क्लेमेंट, अगर वहां से होके आ गया तो फिर ये एडमिट कर लेगा उसको, है ना। ये दोनों चीजें मेंटेन रखता है। इन द इवेंट दैट क्लेम्स आर रिसीव्ड आफ्टर द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 12। मतलब 12(1) में क्या लिखा, 12(1) में लिखा या तो आपको 7 डेज में मिल जाए या फिर 90 डेज में मिल जाए फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, है ना। लेकिन अगर इन दोनों पीरियड में नहीं मिला, ना तो उसने 14 डेज में दिया, ना ही फिर उसने 90 डेज में क्लेम दिया, तो क्या होगा,
तीसरा भी है, हम 12(1) पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। 12(1) क्या कहता है, ये 12(1) है। 12(1) ये कहता है, 12(1) के बाद में इसको पढ़ेंगे, है ना, और क्लैरिटी आएगी। एक मिनट। तो 12 पढ़ रहे हैं। हाँ, एक मिनट, वो थोड़ा सा लाइट कम है ना, एक मिनट। तो लाइट की वजह से मुझे भी कई बार नजर नहीं आता, इसमें यहाँ से नीचे से जूम कर देता हूँ। उफ, ये यहाँ से ये, इसको मैं कर दूं ऊपर, इसको सरका दूं। ठीक है जी। तो पहले तो आपको जो भी लास्ट डेट मेंशन्ड है उसमें, अगर नहीं दिया तो कब दे सकता है, अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ RFRP, और 90 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी का। पहले तो खाली 90 डेज ही होता था, अब इन्होंने दो डेट दे दी, अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ RFRP और 90 डेज विच एवर इज लेटर। ठीक है। अब मान लो इस डेट पर भी नहीं आया, तो वो फिर आपको रेगुलेशन 13 में दे रखा है। तो रेगुलेशन 13 क्या बोलता है, रेगुलेशन 13 बोलता है ना तो 14 डेज में क्लेम आया, ना 90 डेज में आया, ना आया आपका अप टू द रेट ऑफ इश्यू ऑफ RFRP। RFR। तो वो क्या होगा, ये, अच्छा ओहो, अच्छा करंट ये ऐसे आएगा ना, हाँ, ये है कहानी, ये है। अब इसमें, हाँ, ठीक है जी। क्लेम अगर 12(1) में जो पीरियड है, 12(1) में तीन पीरियड है, 14 डेज, 90 डेज, इश्यू ऑफ RFRP, नहीं आया, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आ गया, कब तक आ गया, अप टू 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स फॉर वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन प्लान। वोटिंग होने वाली है उससे 7 दिन पहले तक क्लेम आ गया, तो उस केस में क्या करेगा, इनको वेरीफाई कर लेगा और दो कैटेगरीज में डाल देगा, क्या, एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है। पहले होती थी एडमिटेड और नॉट एडमिटेड, एडमिट सबमिटेड और एडमिटेड, अब ये डाल दिया एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल। अब जो एक्सेप्टेबल है उनको क्या करेगा, इनको 7 दिन के अंदर बता देगा कि भाई क्लेम हैज बीन कैटेगराइज्ड एज नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है। अगर नॉन एक्सेप्टेबल है तो क्रेडिटर को बता देगा। नॉन एक्सेप्टेबल का मतलब भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओ। ठीक है। अगर एक्सेप्टेबल है तो क्या करेगा, इनको कमेटी के सामने रख देगा इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग फॉर इट्स रिकमेंडेशन। अब कमेटी रिकमेंड करेगी फॉर इंक्लूजन इन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा इन द रेजोल्यूशन प्लान, एंड सबमिट सच क्लेम बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले एंड एडजुडिकेशन वेर एवर एप्लीकेबल। कंडोनेशन भी कौन लगा रहा है, RP ही लगा रहा है। ठीक है, ये IRP और RP, तो दो चीजें हो गई, एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल हो गया तो COC के सामने रख देगा, नॉन एक्सेप्टेबल होगा तो क्लेमेंट को वापस कर, उसको कह देगा भाई नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है। एक्सेप्टेबल में COC रिकमेंड कर देगी तो हो जाएगा, और फिर इसको कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए, अब मान लो COC रिजेक्ट कर दे तो फिर भी वो दोबारा क्लेमेंट के पास चला जाएगा, क्लेमेंट के पास पावर है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाए। ठीक है। सर लेकिन रेजोल्यूशन प्लान तो आ चुका है, फिर इस ये कैसे उसको फिर सर रिवाइज आ करेंगे? तो चुका, देखिए ऐसा है ना, आ तो चुका, लेकिन ऐसा होता है, सबसे पहली बात तो जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है ना, उसमें भी कॉन्टिजेंसी होती है। कॉन्टिजेंसी का प्रोविजन हमेशा होता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में भी होता है, रेजोल्यूशन प्लान में भी होता है। 10% कॉन्टिजेंसी के लिए रखते हैं, लास्ट मोमेंट में कोई आ गया तो क्या होगा, कोई अनफोर्सिन क्लेम्स आ गए तो क्या होगा, तो कॉन्टिजेंसी हमेशा होती है, ऐसा नहीं जी। होता कॉन्टिजेंसी नहीं होती। फिर उसने लिखा भी तो है ना कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा रेजोल्यूशन प्लान इफ एनी, वो तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जी। ये क्लेम आ गया। डिपेंड करेगा ना कितना मेजर क्लेम है, क्लेम का अमाउंट क्या है, वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स ऑफ द केस।
इसीलिए तो सीओसी के पास पावर दे दी ना। अगर सीओसी को लगेगा भाई सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो रिजेक्ट कर देगा, कह देगा जाओ सीओसी के पास। सीओसी भी कहेगा, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी कहेगा भाई अब तक कहाँ सोए हुए थे। हम्म। ये चीज है ना। द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी अवेलेबल, ये तो हो ही गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा अगला जो, तो ये हमारा इसके बारे में आ गया, क्लेम्स के बारे में। एक आध और पॉइंट देख लेते हैं बिफोर वी फिनिश। जो सीओसी में मेजर चेंजेस आए हैं, ये हमने फैसिलिटेटर वाला देख लिया, है ना। मीटिंग्स ऑफ द कमिटी, मीटिंग्स ऑफ द कमिटी में भी चेंज आया है और मेजर चेंज आया। क्योंकि होता क्या था मीटिंग्स ऑफ द कमिटी में, कि एक मिनट, ये भाई रेगुलेशन आपको तो 18। पता है कि बैंकर्स जो है, आ जाएगा एक, आई नहीं स्क्रीन अभी, अब आ गई है ना। ठीक है, तो मीटिंग्स ऑफ द कमिटी, मीटिंग्स ऑफ द कमिटी क्या कहती है? 30 दिन के बाद दूसरी मीटिंग होगी। नहीं वो तो ठीक है, जैसे मैं बता रहा था ये क्या दिक्कत है इसमें, इसको मैं ऊपर, इसको हटा देता हूँ ना यहाँ से। एक मिनट, ये दूसरी वाली बंद कर देता हूँ, कई बार बहुत ज्यादा फाइल खुल जाती है ना तो उसमें वो दिक्कत करता है। ठीक है जी, अब ठीक है। अब इसको, ये एक बार स्टॉप ही कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। अब आ गया, है ना। ठीक है, अब नजर आ रही है ना। तो ये हम यहाँ पर चलेंगे। मीटिंग्स में क्या होता था भाई, आपको पता है बैंकर्स आते हैं, बैंकर कहता है जी हमारे पास तो आर ओ से अप्रूवल नहीं है, रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जोनल ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, हम अभी वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले क्या प्रोविजन था कि वोटिंग विंडो ओपन रहती थी 10-10 15-15 दिन सीओसी मीटिंग के बाद में। क्योंकि अगर मान लो किसी पे, देखो मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए, 51% चाहिए, है ना। 51% से कम पे तो कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता। जो मेजर डिसीजन हैं 66% चाहिए, कहीं कहीं 90% भी चाहिए। अब डिसीजन होते ही नहीं थे, तो अब इन्होंने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है, वोटिंग विंडो ओपन करने की भी कोई लिमिट है, ऐसे नहीं कि आप उसको अनलिमिटेड ही ओपन रखो। ठीक है, तो ये चेंज आया है इसमें। अब वो क्या कहता है चेंज, वो देख लेते हैं। वो चेंज क्या है? मैक्सिमम 7 डेज ऐसे। हैं? मैक्सिमम 7 डेज। हाँ, और ए अगर इंक्रीमेंट करनी हो तो कितनी हो सकती है? उसके बाद में उसने दो तीन बातें कही। एक बात ये कही कि अगर परसेंटेज हो चुकी है, अगर मान लो किसी कोई रेजोल्यूशन है ना, अलग अलग टाइप की रेजोल्यूशन होती है, किसी हाँ जी। रेजोल्यूशन पे 51 चाहिए, किसी पे 66 चाहिए, किसी पे 90 चाहिए। अगर वो कहता है कि रिक्विजिट रिक्विजिट जो परसेंटेज है ऑलरेडी ऑब्टेन्ड है, तो फिर आपको एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं, है ना। हम्म। फिर आप एक बार से ज्यादा एक्सटेंशन मत दो, है ना। कोई जरूरी थोड़ी कि भाई सारे लोग वोट करें। हाँ जी। ये मीटिंग्स ऑफ द कमेटी, ठीक है।
contents of the notice, notice of the meeting, quorum at the meeting, participation through video conferencing, conduct of meeting, voting by the committee. यहां चेंज आया। चेंज क्या आया? ये जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट पे क्या कहा? द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सर्कुलेट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स to all the members of the committee and the AR if any within 48 hours of the conclusion of the meeting. ठीक है, यहां तक तो दिक्कत कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एक मिनट जरा, हाँ जी, ठीक है। सी के वोट ऑफ द मेंबर्स हु डिड नॉट वोट, यहां पर आती है दिक्कत। जिन्होंने वोट नहीं किया उनके वोट लेने हैं, और कब तक वोट ओपन रखनी है इसको? such time as decided by the committee which shall not be less than 24 hours and shall not exceed 7 days। पहले होता था 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना, जब तक जोनल ऑफिस से अप्रूवल नहीं आया मीटिंग ओपन। अब इन्होंने कह दिया भाई 7 दिन से ज्यादा नहीं करेंगे हम, वोटिंग विंडो 7 दिन से ज्यादा ओपन नहीं रहेगी वोटिंग। provided that on a request for extension made by a creditor the voting window shall be extended in increments of 24 hours period। मान लो 7 दिन में भी अप्रूवल नहीं आया, है ना भाई, बैंक वाला क्या करेगा? अगर उसको अप्रूवल नहीं आ रहा हेड ऑफिस से तो वो तो वोट कर नहीं सकता, उसकी नौकरी चली जाएगी, है ना। तो वो ये कहता कि फिर आप 24 आवर्स के इंक्रीमेंट में एक्सटेंड करो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall not extend the voting window where the matters listed for voting have already received the requisite majority votes। अगर उसको मेजोरिटी वोट पहले मिल गए हैं तो फिर वोटिंग विंडो एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है ना। मान लो अगर किसी रेजोल्यूशन पे 51% चाहिए तो जरूरत ही नहीं फिर। एंड वन एक्सटेंशन हैज बीन गिवन आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिक्विजिट मेजोरिटी वोट्स। तो रिक्विजिट मेजोरिटी वोट्स की बाद में एक एक्सटेंशन भी दी जा चुकी है। इसमें एक बात और बता दो कि ये जो एक्सटेंशन है ये आरपी देगा या सीओसी देगा? भाई है जी, सीओसी देगा। कहां लिखा है? एक मिनट है। यहां तो क्लियरली लिखा है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल नॉट एक्सटेंड। वोटिंग में भाई कंट्रोल कौन कर रहा है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही तो कंट्रोल कर रहा है। लास्ट लाइन में देखिए ना क्या लिखा, लिखा प्रोवाइडेड दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल नॉट एक्सटेंड द वोटिंग विंडो वेयर द मैटर्स लिस्टेड। क्यों निशा जी, क्या कहते हो आप? आरपी देगा एक्सटेंशन या सीओसी? निशा जी नहीं है, पूजा जी है खाली आज। आप पूजा जी जो भी, निशा जी आज नहीं आए होंगे। हाँ जी, तो इससे इनडायरेक्ट आरपी इनडायरेक्ट आरपी रेफरेंस यहां मिलता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल नॉट एक्सटेंड, है ना। तो नॉट एक्सटेंशन की पावर आरपी के पास है तो वो भी आरपी के पास है, ठीक है। आरपी अपने आप कर लेगा बगैर सीओसी से पूछे। नहीं नहीं, सीओ, ओहो, मीटिंग में तो सारे बैठे ही हुए हैं ना वो। सीओसी की कंसेंट से ही करेगा ना जी। हाँ नेचुरली, बट पावर आरपी के पास। अगर आप भाई देखो, आपको पढ़ना तो वहीं से पड़ेगा ना कि लिखा क्या हुआ है। करेक्ट।